नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान आप सभी रख रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से दशहरा का त्यौहार मनाया है और उसको एंजॉय भी किया है और नवरात्रि निकल गई है। दशहरा एक ऐसा दिन होता है जिस समय जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो वैसे ही आपको भी अपनी लाइफ में जो जो आपकी बुराइयां हैं उन पर आपको अच्छाई करनी है, उनको सुधारना है। अगर आप आलसी हैं तो उन आलस को छोड़ना है, जो भी है वो सब छोड़ना है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करती हूँ, अपनी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है, प्री एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। 2023 और 24 के सिद्धांतों को चलते पढ़ा रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम उद्योगों के बारे में। आप लोग जानते हैं उद्योग होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, जो सीधा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। अब द्वितीयक क्षेत्र में आएगा उद्योग, जैसे कि प्रकृति से हमने कोई भी चीज़ निकाली, जैसे रेशम निकाला, जूट निकाला, उसको हम सेकंड स्टेज पर ले जाएंगे, जिसे द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्रिया कहेंगे। उसे हम क्या करेंगे, फैक्ट्री में ले जाएंगे, उससे हम कपड़ा बनाएंगे, उससे रस्सी बनाएंगे, अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं। तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और तृतीयक क्षेत्र में आती हैं सेवाएं, जैसे आपको बैंकिंग की सेवा हो गई, आपकी अलग अलग नौकरियां हो गई, वो थर्ड सेक्टर में आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें उद्योगों का वर्गीकरण, तो उद्योग अलग अलग प्रकार के होते हैं और कई तरीके से हम इनको देख सकते हैं और इनका डेवलपमेंट और इनका डिवाइड हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यदि हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको बड़ी पुस्तक में से पढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप के आपको उद्योग देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो आपको थोड़े शॉर्ट टाइप में उद्योग देखने को मिल जाएंगे। तो उद्योग आप लोगों ने देख लिए होंगे। सबसे पहले हम बात करें उद्योगों का वर्गीकरण, तो कच्चे माल के आधार पर अलग उद्योग होते हैं, स्वामित्व के आधार पर अलग उद्योग होते हैं। अगर हम बात करें कच्चे माल के आधार पर उद्योग, तो कच्चे माल पर आधार मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट पृथ्वी से निकाली जा रही है, जैसे कि चाहे कोयला निकाला जा रहा हो, चाहे हम कोई फसल निकाल रहे हो, उसका हम दूसरी जगह पर उपयोग करेंगे और उससे कोई माल या प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको हम बेचेंगे। और अन्य तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए, कृषि आधारित उद्योग आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे भी बहुत सारे उद्योग हैं जो हम डायरेक्ट ही खेती किसानी से या फिर वनों से हम प्राप्त करते हैं या फिर जंतुओं से प्राप्त करते हैं और उनको हम बेचते हैं, उनसे कोई वस्तु का निर्माण करते हैं और उनसे हम पैसे अर्न करते हैं, तो वो कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आकार के आधार पर भी बहुत बड़े बड़े उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं जो बीड़ी बनाते हैं घर में, वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। छोटे आकार के होते हैं, छोटे छोटे लोग वहाँ पे बीड़ी बनाते हैं, फिर वो एक सट्टेदार के पास जाते हैं, सट्टेदार उसको पैसा देता है। लेकिन यदि हम बड़े स्तर की बात करें, बृहद स्तर पर, जैसे कि जमशेदजी टाटा का टाटा स्टील, इसको की अगर हम बात करें तो एक इतना बड़ा उद्योग है कि उस उद्योग को आप देखने अगर जाने का मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। खैर, झारखंड में है ये वाला उद्योग, आपको मौका मिलेगा तो जाइएगा ज़रूर। अगर आप बहुत बड़े ऑफिसर बनते हैं तो पता नहीं आपको वहीं पर, अगर आपको डीएम बनाया जाता है तो आप तो उसके मैनेजर भी बनेंगे और आप उसके एक चेयरपर्सन बनने का भी आपको मौका मिलेगा। तो उद्योग जो बड़े आकार के होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत हैवी होते हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वामित्व के आधार पर, आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रियां गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है, बहुत सारी फैक्ट्रियां गौतम अडानी को बेच देती है, बहुत सारी फैक्ट्रियां गौतम अडानी और गवर्नमेंट दोनों के अंडर में रहती हैं। तो जो फैक्ट्रियां अगर हम बात करें सीधी फैक्ट्रियां हैं जो डायरेक्ट सरकार के कंट्रोल में रहती हैं, वो गवर्नमेंट या फिर सरकारी कंपनियां कहलाती हैं या फैक्ट्री कहलाती हैं। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, जैसे कि कोई फैक्ट्री है जिसका पूरा 100% हिस्सेदारी प्राइवेट है या उसका कोई मालिक है, तो वो प्राइवेट फैक्ट्री कहलाती है। लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जिनमें सरकार की और कुछ प्राइवेट मेंबर्स की पार्टनरशिप होती है, उन्हें हम अर्ध सरकारी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकारों, कामगारों और अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी जो उपक्रम है, उत्तम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। सहकारी आप समझ लीजिए,
अमूल दूध पीता है इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, सांची दूध के बारे में सुना होगा आपने। ये जो कंपनियां होती हैं दूध वाली जो बेचती हैं दूध, ये सहकारी होती है। इसमें एक प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उद्योगों की अवस्थिति क्या है, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं आप लोगों को मालूम होगा। अब आप बताइए, रेगिस्तान में अगर आप पानी बनाने की या पानी की फैक्ट्री या फिर जब पानी की बोतल की फैक्ट्री लगाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो कच्चे माल की उपलब्धता भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार के आधार पर ही हम किसी उद्योग को वहाँ पर स्थापित करते हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारी कंपनियां और फैक्ट्रियां जो होती हैं नदियों के किनारे पर लगाई जाती हैं, जिससे उनको जल और उसका जो अपशिष्ट है वो डायरेक्ट नदियों में बहा सकें। इसके अलावा उनको विद्युत उपलब्धता भी बहुत ज़रूरी है और कम परिवहन लागत लगनी चाहिए, जैसे वहाँ से रेल निकलना चाहिए या फिर पोर्ट होना चाहिए या फिर हवाई जहाज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम बात करें बहुत सारे उद्योग जो हैं वो कहाँ पर लगते हैं अधिकतम, वो हमारे शहरी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचनाएं शामिल होती हैं। प्रक्रम में कई तरीके के क्रियाकलाप शामिल होते हैं, जैसे जो कच्चे माल का परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, और निर्गत अंतिम उत्पाद और उसे अर्जित आय है। यानी कि 3 प्रकार के औद्योगिक तंत्र में आपको देखने को मिलेंगे, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। निवेश क्या है, उसमें पैसा लगाना। प्रक्रम क्या है, उसका क्रियाकलाप करना। अब ऐसा तो है नहीं, अगर आप बताइए जैसे कि आपने क्या किया, एक इस अच्छे से समझिएगा, अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो वही सेम कंडीशन 3 यहाँ पर बन रही हैं। सबसे पहले आप निवेश करेंगे, आप बुक्स खरीदेंगे, आप सब चीज़ों को उपयोग करेंगे। बुक्स खरीदने के बाद आप लोग पूरी इकट्ठी बुक ले लेंगे, जितनी भी लेंगे आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको उसका प्रक्रम करना है, उसका शोधन करना है, पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिलेंगे, वो आपका निर्गत है और आपका सिलेक्शन होगा। तो निवेश, आपने बुक्स खरीदी, उसके बाद प्रक्रम, आपने उन बुक्स को पढ़ा, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, क्या अवशिष्ट है उसको नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आप पेपर देने जाएंगे, पेपर में आपको नंबर मिलेंगे, वो आपका निर्गत है। यानी सामान पैसे लगाओ, उसको बनाओ, फिर उसको बेचो, तो उससे जो पैसा अर्न होगा वही निर्गत कहलाता है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, भूमि लागत, ये सब आप इसको छोड़ दो, ठीक ना। अगर हम औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो आपको मालूम है बहुत सारे औद्योगिक जो हैं वो मुख्य रूप से आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण है वहाँ पर उपलब्ध खनिजों की मात्रा, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तो वो राजस्थान वाला इलाका हो जाएगा, लेकिन अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश की सिंगरौली ज़िले में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला देखने को मिलता है। तो वहाँ पर उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं कोयला के संबंध में, और बिजली बनाने का काम भी वहाँ पर किया जाता है। वैसे ही अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर में प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो, मुख्य औद्योगिक प्रदेश कहाँ है बच्चों, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समुद्री पत्तनों के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ पर पानी की, परिवहन की, खनिज की अगर संभावना है तो वहाँ पर उद्योग जरूर लगे होंगे। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई में पुणे समूह, बेंगलुरु, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर, ये सारे, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। यानी मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सारे औद्योगिक प्रदेश आप लोगों को हमारे भारत क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर विश्व स्तर की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको जानकारी हो कि हमारे भारत में भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में बहुत भीषण हादसा हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी, अगर आपको जानकारी हो, जिसमें लगभग 35,598 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये सरकारी आंकड़ा है,
लेकिन आपको मालूम है सरकारी आंकड़े क्या होते हैं, कितने लोगों की मौत हुई होगी, वो तो सरकार ने केवल इतना दर्शा दिया। 23 दिसंबर 2005 को चीन के गांव काओ चैंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हुई और 9000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन स्थानों से लगभग 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। ये आप जब अगर आपको मालूम है डिजास्टर एवं मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इन घटनाओं को इंक्लूड कर सकते हैं कि भारत में भोपाल में 3 दिसंबर 1984 की घटना और चीन में 23 दिसंबर 2005 के चीन में गांव काओ चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट होने से ये हुआ था। आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो जोखिम कम करने के उपाय, कोई भी फैक्ट्री लगी तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखना जाना चाहिए। औद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले और खतरनाक पदार्थों से संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए कि अगर ये विस्फोट होगा तो हमारा क्या हाल होगा। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लिमिट मात्रा में ही उनका भंडारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मैं आपकी क्षमता 1 क्विंटल की है और आपने 100 क्विंटल रख लिया है। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रमुख उद्योगों का वितरण की बात करें, बहुत लंबा चैप्टर है मित्रों, आप लोग अगर पढ़ने आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सभी नहीं पढ़ पाते हैं, इस बात को याद रखना, नहीं तो सभी कलेक्टर बन जाते आज और फिर आप लोग भी कलेक्टर होते, लेकिन सभी पढ़ते नहीं हैं तो कलेक्टर नहीं होते हैं। अगर सभी पढ़ेंगे तो कलेक्टर होंगे, आपको भी मालूम है। मात्र उसमें से आपको मालूम है कितना, मैंने एक दिन समझाया भी था, कितने कितने लोग पेपर देते हैं, कितने कितने लोग रियल वाले पेपर देते हैं, कितने कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, कितने कितने लोग कैसे होते हैं। तो देखिए विश्व में प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात की अगर बात करें, सूती उद्योग भी आपको देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको देखने को मिलेगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ रही है, तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों, हमें कमेंट करके बताओ। तो मेरे ख्याल से आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेंगलोर में देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको मालूम है सिलिकॉन वैली जिसको कहा जाता है। अगर हम बात करें लोहा इस्पात उद्योग की, तो लोहा इस्पात उद्योग में बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद में इसे ऋण उद्योग भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है शायद है कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसी मशीन आती हो जिसमें लोहे का प्रयोग ना किया जाता हो। तो लोह अयस्क के लिए एक बहुत सारी विधियां हैं कि लोह कैसे निकाला जाता है। खैर ये आपके उतने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम उतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन आप इमेज देख लीजिएगा तो हम आपको बता भी देंगे। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, रीढ़ की हड्डी। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग या लोग उपभोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयाँ जिनका उपयोग हम करते हैं वो सारी इस्पात से बने हैं। इसको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एक नॉलेजेबल, आप जानते हैं कि सब आप देखते रहते हैं, रेल हो चाहे कुछ भी हो सब इस्पात से ही बना हुआ है, तो उसको हम इतना वो नहीं करेंगे कि भाई इतना ज़्यादा आपको महत्व दें, ठीक ना। इसके अलावा 1850 से 1950 तक सर्वोत्तम अवस्थिति माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार, इसको भी कट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। भारत के इस्पात उद्योगों में आपको याद कर लेना है, मुख्य रूप से कलर बदल के देख लीजिएगा। भारत में मुख्य रूप से भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं। अब अगर आपको मालूम है कि जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में है, तो आप लगा देंगे राउरकेला भी झारखंड में, बोकारो भी झारखंड में, भिलाई भी झारखंड में, दुर्गापुर भी झारखंड में और बर्नपुर भी झारखंड में। वे राज्य हैं जैसे कि अगर बात करें एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। थोड़ा मिस्टेक, कोई बात नहीं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा इस्पात के रूप में। तो याद रख सकते हैं आप, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, आपको मालूम है जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको कहा जाता है। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया, बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए
झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियाँ, याद रख सकते हैं। झारखंड की जो जमशेदपुर वाली फैक्ट्री है टाटा आयरन, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं उसके किनारे, तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। कहाँ? जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, ये वाले इलाके में साक्ची है, यहाँ पर इसका शुरुआत किया गया था। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया जमशेदजी टाटा के नाम पर। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान माना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए, भारत में ये जो इलाका दिख रहा है रेड डॉट वाला, ये ही कहाँ है, हमारा झारखंड वाला इलाका है। इनको थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। अगर वर्ल्ड आपको ज्योग्राफी में अगर आपके लिए आ जाता है बनाने, सबसे पहले तो आप वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप बनाना सीख जाइए। कैसे सीखेंगे उसका हम वीडियो बना देंगे। सबसे पहला काम आपका यही है अब कि वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आप बनाना सीख जाएं। कैसे सीखें वो हम एक वीडियो आपको अलग से बना देंगे। तो देखिए, उद्योगों की अब स्थिति क्या है। कच्चा माल चाहिए, विद्युत चाहिए, भूमि चाहिए, परिवहन चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, बाजार चाहिए, जल चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई उद्योग लगा लिया तुमने, बेचने के लिए कोई है ही नहीं। हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमारे लिए। ये अगर आप ऐसा बनाते हैं ना अपने एग्ज़ाम में, जैसा ये लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा अगर डिज़ाइन आप अगर बनाते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें, हमने आपको बताया है खरकाई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर ही क्या बनाया गया है, टिस्को का, उसको क्या कहते हैं यार, शुरुआत किया गया था। इसके बाद साक्ची में कई उपकरण हैं, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमें नहीं ज़रूरी है क्योंकि हमें जाना नहीं है ना आपको जाना है। अगर आप झारखंड से हैं तो आप ज़रूर याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जमशेदजी टाटा के बारे में और झारखंड के बारे में, और यहाँ की जो जमशेदपुर टिस्को है ना उसके बारे में पूछा जा सकता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के बारे में। पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क के मिनेसोटा के लोहे की खानों से प्राप्त किया जाता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। नौ परिवहन मतलब समझ जाते हैं आप, जहाज़ों से यहाँ पे क्या किया जाता है, पानी के जहाज़ों से यहाँ पर परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसके अलावा रेलगाड़ियों से भी लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। ये नदियों के नाम थोड़ा याद कर सकते हैं आप अगर आपकी इच्छा हो तो। मोनोगहेला और एल्गनी नदियाँ घाटियाँ, ओहियो नदी, ये नदियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्या है? ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी क्या है? समझ रहे हैं बच्चे क्या कह रहा हूँ मैं? ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए पिट्सबर्ग में ये नदियों के नाम है। तो आप अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप लिख देंगे नदियाँ, क्योंकि झील लिख देंगे, नदियाँ लिख देंगे, और भी कुछ लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है क्या है, ये नदियों के नाम है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी जो है क्या है, नदियों के नाम है। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो आपको मालूम है धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है, और कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता था। आज भी होता है, आपको जानकारी तो होगी ही। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्राकृतिक रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे तो आप जानते होंगे, कौन से होते होंगे आप लोग कमेंट करके हमें ज़रा बताइए। चलिए, तो हम बात करते हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या होते हैं। तो प्राकृतिक आप लोगों को मालूम है, जैसे कि ऊन का हो गया, सिल्क हो गया, कपास हो गया, लिलन हो गया, जूट हो गया, रेशम का कीड़ा हो गया, ये प्राकृतिक हो जाएंगे। लेकिन अगर मानव निर्मित की बात करें तो नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेयान, ये सारे मानव निर्मित हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्त कताई तकनीकों से किया जाता था। लेकिन अब तुम समझते हो कि अभी हम वर्तमान आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ज़रा कमेंट करके बताइए कि क्या गांधी जी ने कोई सूती वस्त्र के संबंध में कुछ किया है? यदि किया है तो हमारे भारतीय संविधान में क्या उसके बारे में कोई प्रावधान है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ब्रिटिश शासन के पूर्व आने, आपने सुना होगा कि भारत में सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो वो इसी के लिए आए थे कि भाई हम सूती वस्त्र उत्पादन करेंगे और ये सब वगैरह वगैरह के लिए बात की थी। और आप इसका आप आंसर राइटिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं कि ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों को एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल और मसूलीपट्टनम की चीट, कालीकट के केलिको और बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा की सुनहरी जरी देखने को आप लोगों को मिल जाते हैं। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। ये आप एग्ज़ाम के लिए याद कर सकते हैं, छोटे वनडे एग्ज़ाम के लिए, जैसे CDS वगैरह वगैरह की। 1854 में पहली जो है सूती वस्त्र मिल लगाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे यह उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों के आप नाम लिख सकते हैं। चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, लुधियाना, पुडुचेरी में आपको ये उद्योग देखने को मिल सकते हैं। अहमदाबाद देखिए भारत में, गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये पहला नंबर तो एक क्वेश्चन यही है कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर है, तो साबरमती नदी के तट पर हो जाएगा। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी और यहाँ यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरे सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये तो आप यहाँ पे देख चुके होंगे। लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कमेंट में कमेंट करें। एक बात याद रखिए, कमेंट करेंगे बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट में आंसर का रिप्लाई करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे और कुछ इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एक थ्योरी है, उसको उतनी ज़रूरत नहीं है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, इसको आप याद रखिएगा, और जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। उष्ण आर्द्र जलवायु, कताई बुनाई, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम आपको सलाह देंगे। सूचना प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और इसको पढ़ना जरूरी भी है। कल्पना कीजिए कि यदि कंपनी कार दिन में 24 घंटे संचालित रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलुरु भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने ऐसा करने के लिए समझौता किया है। पूरे विश्व में इस तरह की शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में डैनी और बेंगलुरु में स्मिता एक ही परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। जब स्मिता बेंगलुरु में सोती है तब डैनी कैलिफोर्निया में काम करती है। अपने कार्य दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का आदतन संदेश स्मिता को भेजता है। इसका मतलब ये है कि यदि जैसे आपको मालूम है अमेरिका और भारत अलग अलग होता है, जैसे अभी यहाँ पे दिन है या रात है तो वहाँ पे दिन होगा, उल्टा होगा, जैसे अभी रात है तो वहाँ दिन होगा, वहाँ दिन होगा तो यहाँ रात होगी, ठीक ना। ऐसा अगर हम भारत में दिन में अगर काम करेंगे तो वो सो रहे होंगे। तो हमने भारत ने और अमेरिका ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई तुम जब सोओगे तो मैं काम करूँगा, जब मैं सोऊंगा तो तुम काम करोगे। बस वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका नाम याद रख सकते हैं आप, स्मिता, इसका नाम है स्मिता और डैनी, इन दोनों के नाम याद रख सकते हैं कि भारत में कौन कौन सी कंपनियों ने क्या किया है। स्मिता कहाँ गई भाई, स्मिता जी, चलो उसको नहीं ध्यान दो, स्मिता के बारे में याद रख सकते हैं आप, ठीक। स्मिता और डैनी जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, कैलिफोर्निया का डैनी और स्मिता भारत की। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की अगर हम बात करें तो सूचना की संग्रहण, प्रक्रम और वितरण की व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संशोधन, उपलब्धता, लागत और अवसंरचना की बुनियादी ढांचा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत की बेंगलुरु है। बेंगलुरु में दक्कन में पठार में अवस्थित है, जहां इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा है। यह शहर वर्ष भर में मृदु जल के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है। अगर आपको जानकारी हो बच्चों तो अभी वर्तमान में बेंगलुरु में पानी भर गया था और विदेशों में भी बहुत ज़्यादा कवरेज हुआ था, क्योंकि आपको मालूम है सिलिकॉन घाटी जो है, वैली है, वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई जैसे जो क्षेत्र हैं ये भी एक नए उभरते हुए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं।
गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़, जहां सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण केंद्र देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये हमारा वीडियो आया था हु इज़ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बहुत सारे आंदोलन को हमने इसमें बताया था और साथ ही साथ कुछ बातें भी हमने इसमें बताई थी महात्मा गांधी के बारे में जो आपने ना सुनी हो। तो जाइएगा और ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है आप पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान रखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आप खुद नहीं पढ़ते हैं या खुद पढ़ते हैं, कम से कम एक छोटे से बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 6 का ही बच्चा उसको पढ़ाइए और अगर आप उसको पढ़ाते हैं तो आपको उसका नॉलेज मिलेगा और आपको NCERT भी कवर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद एंड गुड नाइट। आप अपनी पढ़ाई, परिवार, सेहत का ध्यान रखिए। मिलेंगे फिर कल फिर इतने ही बजे। तब तक के लिए नमस्कार।